हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। तो आज हम लोग रिएक्शन मैकेनिज्म के अंदर बेसिक स्ट्रेंथ देखने जा रहे हैं। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ध्यान से देखेंगे। आइए हम लोग शुरू करते हैं। तो रिएक्शन मैकेनिज्म, इसमें जो हम लोग टॉपिक देख रहे हैं वो है बेसिक स्ट्रेंथ। इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है। सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि बेस क्या होता है। बेस का जो मेन फ्रेम है वो ये है कि अ सब्सटेंस which accepts प्रोटॉन, वह सब्सटेंस जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता हो। प्रोटॉन का मतलब होता है H+, इसको एक्सेप्ट करता हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको कहते हैं बेस। ठीक है। वो सब्सटेंस जो H+, यानी प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता हो। जैसे अब देखिए कौन कौन एक्सेप्ट कर सकता है। तो कह रहा है कि वही लोग एक्सेप्ट कर सकते हैं जो इलेक्ट्रॉन उसको देते हों, क्योंकि प्रोटॉन जो होता है, प्रोटॉन वो H+, है और ये जो है इट इज इलेक्ट्रॉन पुअरर ग्रुप, इलेक्ट्रॉन पुअरर ग्रुप, और ये इसके पास इलेक्ट्रॉन कम है। तो जब यहाँ इलेक्ट्रॉन कम है तो इस वाले को ये वहीं पे जाके बैठेगा जो इसको इलेक्ट्रॉन दे। तो बहुत सारे लोग इसका डिफिनीशन ऐसे भी लिखते हैं, बेस का लिखते हैं कि अ सब्सटेंस विच जो डोनेट्स देता हो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जोड़ा इलेक्ट्रॉन देता हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं? किसको जोड़ा इलेक्ट्रॉन देता हो? पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू H+, इज कॉल्ड, उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको बेस कहते हैं। तो बेस का दो तरह से डिफिनीशन लोग बनाते हैं। अ सब्सटेंस विच एक्सेप्ट H+, वो सब्सटेंस जो H+, को लेता हो, या अ सब्सटेंस विच डोनेट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू H+, इज कॉल्ड बेस। अब प्रोटॉन कहते हैं वो बॉडी, जैसे H हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन पर प्लस होगा तो इसको हम लोग प्रोटॉन कहते हैं। ठीक है, उतारिए। अब हम लोग नेक्स्ट बोर्ड में देखने जा रहे हैं। अब हम लोग नेक्स्ट बोर्ड में देखने जा रहे हैं वो ये है कि भाई प्रोटॉन कहाँ कहाँ बैठेगा। तो आइए, अगर ऐसा बॉडी हो जहाँ इलेक्ट्रॉन हो, चूंकि प्रोटॉन के पास इलेक्ट्रॉन नहीं होता है तो जब प्रोटॉन के पास इलेक्ट्रॉन नहीं होता है तो ये प्रोटॉन वहीं बैठेगा जहाँ इलेक्ट्रॉन हो। तो आइए हम देखते हैं। कह रहा है कि अ ग्रुप हैज निगेटिव चार्ज, वो ग्रुप जहाँ निगेटिव चार्ज हो। अगर निगेटिव नहीं है तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, अगर वो नहीं है तो पाई बॉन्ड हो। वो क्या होता है? इज बेस, वो बेस होता है। वो ग्रुप जहाँ निगेटिव चार्ज हो या लोन पेयर हो या पाई बॉन्ड हो, वो बेस होता है। इसलिए ये बेस होगा कि यही लोग H+, को अपना इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे सर निगेटिव चार्ज का लिए मान लीजिए कि ये OH पर माइनस है, इस पर H+, बैठ सकता है, ये आकर के यहाँ बैठ जाएगा। दोनों में एफिनिटी है, माइनस प्लस में अट्रैक्शन है, वाटर बन जाएगा। चूंकि ये OH पर माइनस है और माइनस है तो ये प्लस में अट्रैक्शन होगा, ये जाकर के वहाँ बैठ जाएगा। तो ये क्या हुआ? ये बेस हुआ। एक बात निगेटिव वाला। दूसरा सर बात कर रहे हैं कि लोन पेयर वाला भी बेस होता है। आइए आप देख लीजिए, जैसे अमोनिया, अमोनिया में एक लोन पेयर होता है, इसमें अगर हम H+, रखेंगे तो यहाँ भी आकर के ये बैठेगा, यहाँ भी एफिनिटी है, यहाँ प्लस चार्ज है, यहाँ इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है, एफिनिटी आएगा। तो NH3 ये था और एक हाइड्रोजन गया तो NH4 हो गया।
यहाँ माइनस प्लस उदासीन हो गया है, ये माइनस प्लस न्यूट्रलाइज कर गया है, बट यहाँ तो माइनस है नहीं तो ये प्लस जाके दिख जाएगा। चूंकि इसने H पर एक प्लस को एक्सेप्ट कर लिया तो ये भी क्या होगा, बेस होगा। तीसरा सर बात बोल रहे हैं कि जहाँ पाई बॉन्ड हो, वो देख लीजिए, कह रहा है कि ये दिया गया है, यहाँ पाई बॉन्ड है, यहाँ पे अगर H पर एक प्लस को लाते हैं तो ये भी बैठ जाएगा। चूंकि ये सिमेट्रिक स्ट्रक्चर है तो आप यहाँ बैठाइए चाहे यहाँ बैठाइए। मान लीजिए कि आप यहाँ बैठाए तो क्या हो गया भाई, चूंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये जहाँ भी बैठेगा तो क्या करेगा, उधर के इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींच लेगा। चूंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये पुअर है, ये गरीब है, जहाँ बैठेगा इलेक्ट्रॉन को ले लेगा। तो ये तो CH3 हो गया, 2 हाइड्रोजन एक आया तो CH3 हो गया, इधर से इलेक्ट्रॉन चला गया तो प्लस हो गया। हाँ, अगर ये अनसिमेट्रिक हो, ये स्ट्रक्चर अगर अनसिमेट्रिक हो तो बच्चा को परेशानी होता है कि हम कहाँ बैठाएं, H पर एक प्लस को कहाँ बैठाएं। तो H पर एक प्लस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पेसीज वहाँ बैठता है जहाँ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो। अब आप देखिए कहाँ बैठेगा, आप इस दोनों में देखिए कि कहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। ये इलेक्ट्रॉन पुअर है, यहाँ पे लेस इलेक्ट्रॉन, प्लस चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन कम है। ये वहाँ बैठेगा जहाँ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो। तो इसमें ये जो बॉडी है ये डोनर है, ये बॉडी क्या है, डोनर है। तो जब ये डोनर है तो ये पाई को किधर करेगा, ये पाई को तो यहाँ पे लावेगा। ये डोनर है, अल्काइल ग्रुप है, प्लस आई करेगा, जब डोनेट करेगा तो इसको तो यहाँ पे लाएगा। जब यहाँ इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो यहाँ आके बैठ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा। यहाँ पे आके बैठ गया, यहाँ प्लस आ जाएगा, ये प्लस यहाँ पे शिफ्ट कर जाएगा। मान लीजिए कि ऐसा होता और इस पर अगर हम H पर एक प्लस को बैठाते तो कहाँ बैठता, पाई है, बैठेगा। अब यहाँ बैठे कि यहाँ बैठे, अब देखेंगे, देखिए इसमें क्या है, दाहिने तरफ डोनर बैठा है, अल्काइल डोनर है। जब डोनर है डोनेट करेगा तो यहीं पे ना इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो ये आकर के यहाँ बैठ जाएगा। जब ये हाइड्रोजन यहाँ बैठ जाएगा तो यहाँ प्लस का क्रिएशन आ जाएगा, ठीक है ना। वही सर बात कर रहे हैं कि अ ग्रुप हैज निगेटिव चार्ज लोन पेयर पाई बॉन्ड, वो ग्रुप जहाँ पे निगेटिव चार्ज हो, लोन पेयर हो, पाई बॉन्ड हो, वह क्या होता है, बेस होता है। यही 3 लोग बेस होते हैं। वो ग्रुप जहाँ पे निगेटिव नहीं, लोन पेयर नहीं, पाई बॉन्ड नहीं, तो वह बेस नहीं होता है। उतारिए। अब देखो क्वेश्चन बेस के बारे में जो आपसे बनेगा, पूछा जाएगा, वो ये है, एक क्वेश्चन का वैरायटी होगा, पीरियड वाला ऑप्शन उठाएगा, दूसरा ग्रुप उठाएगा, तीसरा पीरियड और ग्रुप दोनों मिला के उठाएगा, चौथा आपको रिजोनेंस का इफेक्ट, इंडक्टिव का इफेक्ट करेगा। ये बहुत सारे वैरायटी हैं, वन आफ्टर वन हम बात करने जा रहे हैं। आइए, पहला जो टाइप 1 का जो क्वेश्चन होगा, टाइप 1, वो हम बात करने जा रहे हैं, वो क्वेश्चन जो पीरियड से बिलोंग करेंगे, पीरियोडिक टेबल के पीरियड वाले में वो रहते हैं, वो वाला। उसमें अगर वो लोग हों तो इस वाले के केस में वो स्पेसीज, वो स्ट्रक्चर बड़ा बेस होता है जिसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम हो। कह रहा है कि दैट स्पेसीज इज गुड बेस, अच्छा बेस होता है, हुज इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इज लेस, जिसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम हो। ठीक है, अब आप देखिए, थोड़ा समझिए इसको। जैसे मान लीजिए कि ये दिया गया है और एक दिया गया है, ये दोनों एक ही पीरियड वाले लोग हैं। इसमें सर बात ये कर रहे हैं कि कौन बड़ा बेस होगा। तो सर बोले कि दैट स्पेसीज इज गुड बेस हुज इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इज लेस। तो इसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कितना जानते हैं हम लोग, 2.5 कार्बन का। इसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कितना जानते हैं, वो हम लोग जानते हैं 3.5। अब इसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम है तो क्या मतलब, जब कम इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है तो ये लेस से
होल्ड द इलेक्ट्रॉन, होल्ड द इलेक्ट्रॉन, ये निगेटिव को कम होल्ड करेगा, चूंकि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम है, इसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है तो मोर होल्ड द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को ज्यादा होल्ड करेगा। जब ये इलेक्ट्रॉन को कम पकड़ा तो ये ज्यादा डोनर हो गया, मोर डोनर। अब बेस क्या होता है, डोनर ही होता है, और ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन को होल्ड किया तो ये क्या होगा, लेस डोनर। बात समझ रहे हैं ना। अब मान लीजिए आपसे क्वेश्चन ये करता है कि ये CH3 पर माइनस है, NH2 पर माइनस है, OH पर माइनस है, फ्लोरीन पर माइनस है, कह रहा है इसमें बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगा। तो आप इसमें देखें, कार्बन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी 2.5, नाइट्रोजन का 3.0, इसका 3.5, इसका 4.0। तो वो बॉडी अच्छा बेस होगा जिसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम हो। तो सबसे बढ़िया बेस कौन होगा, कार्बन वाला, उसके बाद नाइट्रोजन वाला, उसके बाद ऑक्सीजन वाला, उसके बाद फ्लोरीन वाला। बात समझ रहे हैं ना। मान लीजिए कि ये दिया गया है, ये है, फिर ये है और ये है, इसमें अच्छा बेस कौन होगा। तीनों कार्बन है, लेकिन ये कार्बन जो sp हाइब्रिडाइजेशन का है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन का है, तो इसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कितना होता है, 2.5। इसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डबल बॉन्ड वाले का कितना बताए थे, 2.75। इसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कितना बताए थे, 3.25। तो सबसे कम इसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा 1 का, फिर 2 का, फिर 3 का। समझ रहे ना। उतारिए। अब देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि ये दिया गया है, एक ये है, दूसरा विनाइल वाला है, तीसरा एसिटालाइड वाला है, फिर अमाइड है, फिर हाइड्रोक्साइड है और फिर फ्लोराइड। इसमें कह रहा है कि बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगा। तो सबसे पहले आपको इलेक्ट्रोनिगेटिविटी देखना होगा। तो इसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बताइए, अभी बताया आपको। अगर हम इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सर्च करें तो इसका कितना होगा, इसका 2.5, इसका 2.75, इसका 3.25, नाइट्रोजन का कितना होता है 3.0, इसका क्या कितना होता है 3.5, इसका 4.0। तो पीरियड के अंदर वो अच्छा बेस होता है जिसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम हो। तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या बन जाएगा, सबसे अच्छा, सबसे कम इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इनका है, उसके बाद आपको ये है, फिर बोलो ये नाइट्रोजन वाला है। ये बहुत हिट क्वेश्चन है, याद रखोगे, लोग खूब पूछते हैं। उसके बाद OH पर माइनस, फिर फ्लोरीन पर माइनस। समझ रहे हो। जैसे मान लो कि ये दिया गया है, ठीक है। इसमें तुमसे कह रहा है कि ये X है और ये Y पोजीशन है और ये Z पोजीशन है, बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगा। तो देखो ये कार्बन पर निगेटिव है, ऑक्सीजन पर निगेटिव है, नाइट्रोजन पर निगेटिव है। तो ये कार्बन पर जो इलेक्ट्रोनिगेटिव, कार्बन पे जो निगेटिव है, तो इसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कितना होता है 2.5, इसका कितना होता है 3.0, इसका कितना होता है, इसका 3.5। तो सबसे ज़्यादा बेसिक स्ट्रेंथ तुम्हारा Y होगा, उसके बाद बता दो, उसके बाद Z होगा, उसके बाद बोलो X होगा। देखो कार्बन में जो सिंगल बॉन्ड का कार्बन होता है उसका 2.5 और डबल का 2.75 और ट्रिपल बॉन्ड वाला कार्बन जो होता है उसका 3.25। उतारो। अब देखो टाइप 2 जो इसका क्वेश्चन बनता है बेस का, वो बनता है ग्रुप कंसर्निंग। ग्रुप के अंदर
that species is good base, वह स्पेसीज अच्छा बेस होता है which is स्मॉलर इन साइज, जो साइज में क्या हो, स्मॉल हो। जैसे देखो एक फ्लोरीन पर माइनस ले लो और एक आयोडीन पर माइनस ले लो, ये ग्रुप वाले लोग हैं। इसका साइज अगर तुम देख रहे हो तो स्मॉल साइज है, इसका साइज क्या है, बिग साइज है। स्मॉल साइज होने से क्या होगा, साइज छोटा होने से मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी बढ़ जाएगा, इसमें इलेक्ट्रॉन का, इसका साइज अगर छोटा है तो इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी बढ़ जाएगा, और इसका साइज बड़ा है तो इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी घट जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगा तो इसलिए हैज मोर टेंडेंसी टू डोनेट द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा डोनेट करेगा। जब इलेक्ट्रॉन ज़्यादा डोनेट करेगा तो इसलिए गुड बेस, अच्छा बेस होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन देने ही वाला बेस होता है। अच्छा, इसका साइज क्या है, बड़ा है, इसका साइज बड़ा है तो उससे क्या परेशानी आएगी, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी कम हो जाएगा, हैज लेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। जब इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी कम हो जाएगा तो इसलिए हैज लेस टेंडेंसी टू डोनेट द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को कम डोनेट करेगा। जब इलेक्ट्रॉन को कम डोनेट करेगा इसलिए ये छोटा बेस होगा। समझ रहे हो ना, उतारो। अब देखो एक और देख लो। अब इसका जो रनर जो क्वेश्चन होता है वो तुम्हारा ये होता है, फ्लोरीन पर माइनस, क्लोरीन पर माइनस, ब्रोमीन पर माइनस, आयोडीन पर माइनस। इसमें बेसिक स्ट्रेंथ तुम देखोगे ये टॉप टू बॉटम का है। टॉप टू बॉटम में सर बोले हैं कि जिसका साइज छोटा हो, जो साइज छोटा होगा वही बड़ा बेस होगा। तो सबसे छोटा साइज फ्लोरीन का, उससे छोटा क्लोरीन का, उससे छोटा ब्रोमीन का, उससे छोटा आयोडीन का। उतारो। अब देखो तीसरा जो तुम्हारा टाइप बनेगा उसमें लोग क्या करेंगे, पीरियड वाला भी ले लेंगे और ग्रुप वाला भी ले लेंगे। तो पीरियड और ग्रुप में ये बड़ा बेस होता है और ये जो होता है ये छोटा बेस होता है। ये ग्रुप वाले लोग छोटा इसलिए होते हैं कि ये बेस्ट नॉन मेटल एटम होते हैं, और नॉन मेटल एटम का प्रवृत्ति होता है इलेक्ट्रॉन खींचने का। करा है बिकॉज दीज आर गुड नॉन मेटल एटम्स एंड नॉन मेटल्स हैव इलेक्ट्रॉन विथ ए ड्राइंग टेंडेंसी। समझ रहे हो ना, ये ग्रुप वाले लोग फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये छोटा बेस होते हैं, ये वीक बेस होते हैं। इसलिए ये वीक बेस होते हैं कि ये अच्छा नॉन मेटल है। जब अच्छा नॉन मेटल है तो नॉन मेटल का प्रवृत्ति होता है इलेक्ट्रॉन खींचने का, ना कि इलेक्ट्रॉन देने का। तो अगर हम बात करें कि OH पर एक माइनस हो और क्लोरीन पर एक माइनस हो, इसमें अगर हम बेसिक स्ट्रेंथ की बात करें तो ये जो पीरियड वाला होगा वह ग्रुप वाले से बड़ा बेस होगा। तो OH पर एक माइनस का बेसिक स्ट्रेंथ क्लोरीन पर एक माइनस से ज़्यादा होगा। समझ रहे हो ना, उतारो। अब देखो टाइप 4 देखो, बहुत इंटरेस्टिंग है ये भी और थोड़ा सा एलेबोरेट भी है। टाइप 4 में एक तुम ये कुछ पॉइंट जानो। एक ये जानो कि वीक बेस कौन होता है। वीक बेस वो होता है जिसका लोन पेयर जो है वह डिलोकलाइज्ड हो। करा है अ स्ट्रक्चर हैज डिलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन इज ए वीक बेस। जिसका इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज्ड हो। डिलोकलाइज्ड मतलब जिसका इलेक्ट्रॉन रिजोनेंस करता हो। रिजोनेंस
करता हो वो क्या होता है, कमजोर बेस होता है। जैसे इस पर तुम क्वेश्चन ले लो, मान लो कि ये दिया गया है, देखो दोनों में कौन बड़ा बेस है और क्यों है। इस दोनों में देखो, इलेक्ट्रॉन तो दोनों स्ट्रक्चर के पास है, इलेक्ट्रॉन यहां भी है वहां भी है, लेकिन ये वाला जो है, ये पहला वाला, ये वीक बेस है, और ये इन दोनों में ये स्ट्रॉन्ग बेस है। ये वीक बेस इसलिए है कि इसका जो लोन पेयर है वो डीलोकलाइड है, वो रिजोनेंस करने वाला है। देख लो लोन पेयर एक सिंगल डबल, एक सिंगल के बाद डबल आवे तो रिजोनेंस तो लेना है। लोन पेयर रिजोनेंस कैसे लेता है, लोन पेयर जहां भी हो एक सिंगल के बाद डबल आ जाएगा तो रिजोनेंस आ जाएगा उसमें। एक सिंगल होना चाहिए, लोन पेयर एक सिंगल पाई होगा तो रिजोनेंस आ जाएगा। तो यहाँ पे लोन पेयर एक सिंगल पाई आ रहा है तो रिजोनेंस जाएगा, और इसमें लोन पेयर दो सिंगल के बाद पाई, लोन पेयर दो सिंगल के बाद पाई, रिजोनेंस नहीं होगा। तो कह रहा है कि ये वीक बेस इसलिए है कि बिकॉज लोन पेयर इज ए डीलोकलाइज्ड, यहाँ पे बिकॉज लोन पेयर इज ए लोकलाइज्ड। इसका लोन पेयर लोकलाइज्ड है, इसका लोन पेयर वैसे ही पड़ा हुआ है। जब लोन पेयर पड़ा है यूजलेस है तो ये किसी को दे देगा, बट इसका लोन पेयर रिजोनेंस कर रहा है तो ये दूसरे को नहीं देगा। ये कमजोर बेस होगा, वह अच्छा बेस होगा। तो सर बात की है कि वीक बेस वो होता है और स्ट्रक्चर है जो डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन इज वीक बेस। डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन का मतलब ये होता है जिसका इलेक्ट्रॉन रिजोनेंस करता हो, ठीक है ना। अब दूसरा देखो, एक नंबर दूसरा पॉइंट देखो, कह रहा है कि ऐसा स्ट्रक्चर हो जहां पे एक हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो, sp2 हो, sp हो। इसमें अगर हम बेसिक स्ट्रेंथ की बात करें तो सबसे बड़ा बेस sp3, उससे छोटा बेस sp2, उससे छोटा बेस sp। तुम जानते हो कि भाई इसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कितना होता है 2.5, इसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कितना होता है 2.75, इसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कितना होता है 3.25। जब इसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम है तो अपने इलेक्ट्रॉन को कम होल्ड करेगा, इसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा है तो अपने इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा होल्ड करेगा। जब ये इलेक्ट्रॉन को कम होल्ड किया, कम पकड़ा तो ज़्यादा डोनेट करेगा, और ये ज़्यादा होल्ड किया, ज़्यादा पकड़ कर रखा तो कम डोनेट करेगा। तो हाइब्रिडाइजेशन अगर कहीं बदल रहा है तो sp3 इज गुड बेस देन sp2 और ये वाला इज गुड बेस देन sp। जैसे इस पर क्वेश्चन तुम ले लो, मान लो कि ये मिथाइल एमीन है, ये दिया गया है, दूसरा ये है और तीसरा ये है। लोन पेयर तीनों जगह है, देखो यहां भी लोन पेयर है, यहां भी लोन पेयर है, यहां भी लोन पेयर है। अब इसमें हाइब्रिडाइजेशन बदल रहा है, इसका हाइब्रिडाइजेशन सिंगल बॉन्ड है तो sp3, एक पाई आया है तो एक हाइब्रिडाइजेशन गिरेगा sp2 होगा, दो पाई बॉन्ड है तो दो हाइब्रिडाइजेशन गिरेगा sp होगा। अब इसमें अगर तुमसे पूछे बेसिक स्ट्रेंथ तो सर तुमको बताए हैं जिसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो वो अच्छा बेस होता है, यानी कौन होगा, फर्स्ट इज ग्रेटर देन सेकंड इज ग्रेटर देन थर्ड। उतारो। अब देखो अगला पॉइंट देखो, अगला पॉइंट ये है कि ग्रुप दो प्रकार के होते हैं, एक डोनर ग्रुप होता है और एक एक्सेप्टर ग्रुप होता है। तो डोनर ग्रुप जो है ये बेसिक स्ट्रेंथ को बढ़ाता है और एक्सेप्टर ग्रुप जो होता है बेसिक स्ट्रेंथ को घटाता है। डोनर बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ावेगा, एक्सेप्टर घटाएगा। समझो क्वेश्चन से, जैसे मान लो कि ये दिया गया है, ठीक है।
अब देखो लोन पेयर यहाँ है, लोन पेयर वाला बेस होता है, तो ये यहाँ है, जो फ्रेम तुम्हारा इतना का है वही फ्रेम यहाँ है। बदलने में तो यही दो लोग हैं। अब देखेंगे कि ये लोग क्या करने वाले हैं। तो इसमें जो ये ग्रुप है ये तो प्लस आई कर रहा है, डोनेट कर रहा है। यहाँ पे पहले से लोन पेयर है और ये और उसमें इलेक्ट्रॉन फेंक रहा है, तो यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन और बढ़ेगा। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो ये ज़्यादा किसी को डोनेट करेगा। अच्छा, यहाँ लोन पेयर है, बट ये क्या करने वाला है, ये तो एक्सेप्टर है, खींचेगा, माइनस आई करेगा, माइनस एम भी करेगा। इंडक्टिव से माइनस आई करेगा, रिजोनेंस से माइनस एम करेगा। ये तो खींचने वाला ग्रुप है। जब ये खींचेगा तो खींचने वाला क्या करेगा, यहाँ लोन पेयर है, इधर खींचने वाला लग गया, तो ये उसको बजाय बाहर देने के ये इलेक्ट्रॉन अंदर में इस्तेमाल होगा। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन खींचा जा रहा है तो खींचने वाला बेसिक स्ट्रेंथ कम होता है, और जहाँ इलेक्ट्रॉन दिया जाता है वो बड़ा बेस होता है, तो बेसिक स्ट्रेंथ तुम्हारा क्या होगा, फर्स्ट इज ग्रेटर देन सेकंड। इसको देखो, एक ये है, दूसरा ये है, और तीसरा ये है, चौथा ये है। इसमें क्लोरीन है, इसमें CH3 है और यहाँ NO2 है। देखो अब इसमें तुमसे ये पूछ रहा है, ये P है और ये Q है और ये R है और ये S है, बेसिक स्ट्रेंथ बता दो क्या होगा। तो अंतर जो खा रहा है वो तो यही ना डिफर कर रहा है जी, ये डिफर कर रहा है। देखो उसमें क्या बात होगा, हाइड्रोजन वाला सिर्फ माइनस लेते हैं। अभी प्रीवियस वीडियो में तुमको बताए थे कि ये जो हाइड्रोजन है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन को दूसरे के साथ एक्सेप्टर माइनस आई देखते हैं, तो ये क्या करेगा, ये तो खींचने वाला है माइनस आई। अच्छा, ये क्या करेगा, प्लस आई करेगा, ये क्या करेगा, ये माइनस एम करेगा, माइनस आई भी करेगा, माइनस एम भी करेगा, तो ये माइनस एम माइनस आई से बड़ा एक्सेप्टर होता है। इस सब को तुमको पीछे जो 2-3 लेक्चर पीछे का जो बात बताए हैं इफेक्ट के बारे में, इंडक्टिव इफेक्ट, रिजोनेंस इफेक्ट, उस लेक्चर को देखना पड़ेगा। तो क्या होगा, फिर भी अगर कोई क्वेश्चन में आपको दिक्कत होता हो तो आप कमेंट करेंगे ना, तो फिर उसको हम दिमाग में रखेंगे, अगले वीडियो में जब बात करेंगे तो उसको बताएंगे। आप अगर बहुत स्मूथ समझना चाहते हैं तो जैसे ये वीडियो हम कर रहे हैं, तो आप पीछे का पूरा एक सिलवार से देखेंगे ना, किसी भी टीचर का, हम हो चाहे कोई भी टीचर हो जिसको आप फॉलो कर रहे हैं, तो उसको आप अगर एक तरफ से पूरा वीडियो उसका पढ़ेंगे तो फिर आपको उसका एक ग्रिप आपके दिमाग में आ जाएगा। जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हैं, आप मैकेनिज्म पढ़ रहे हैं, रिएक्शन हाइड्रोकार्बन कुछ भी पढ़ रहे हैं, या फिजिकल पढ़ रहे हैं, इनऑर्गेनिक या जो भी पढ़ रहे हैं, तो उसका एक ग्रिप बनेगा। तो आप अगर जिस टीचर को फॉलो कर रहे हो तो पूरा एक तरफ से उसका पूरा वीडियो देखें आप, फिर पूरा कॉन्फिडेंस आ जाएगा, क्वेश्चन आपको भारी नहीं लगेगा, हर क्वेश्चन आसान होता है। मेन है कि आप उसको समझ कितना रहे हैं। उस टॉपिक पर अगर आपकी ग्रेविटी है तो क्वेश्चन आसान लगेगा, अगर ग्रेविटी नहीं है तो क्वेश्चन आप देखेंगे तो भारी लगेगा। तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगा, तो डोनर बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ाता है, तो ये सबसे ज़्यादा आर का हो गया क्योंकि इसमें डोनर है। ये दोनों में एक्सेप्टर है तो इसका कम होगा, पी का ज़्यादा होगा। ये बड़ा एक्सेप्टर है, एक्सेप्टर बेसिक स्ट्रेंथ घटाता है, बड़ा एक्सेप्टर है, कम होगा, ये ज़्यादा होगा। क्यू का ज़्यादा होगा, इसका कम होगा। उतारे, देखो आगे देखो क्वेश्चन। अब वैरायटी ऑफ क्वेश्चन हम लोग देखने जा रहे हैं। करा है कि ये दिया गया है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, और चौथा ये है। इसी तीनों में देखो, पहले स्टेप वाइज आगे बढ़ते हैं। अब देखो लोन पेयर यहाँ है और यहाँ है और यहाँ है।
इनमें हमको बेस देखना है। अब देखो ये ऑक्सीजन नाइट्रोजन, यहाँ भी तुम्हारा दिमाग में आ रहा होगा कि सर यहाँ भी लोन पेयर होता है, तो इन दोनों में नाइट्रोजन बड़ा बेस होता है। एक स्ट्रक्चर में एक से ज़्यादा अगर बेसिक पोजीशन हो तो जो बड़ा बेस होगा उसी को लेना है। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में नाइट्रोजन बड़ा बेस होता है, ऑक्सीजन छोटा बेस होता है। अभी तुमको बताए थे कार्बन, फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन। इसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी 2.5, इसका 3.0, 3.5, 4.0। तो नाइट्रोजन का ऑक्सीजन से बड़ा बेस होगा। तो अब ये ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है, तो ये बड़ा बेस होगा, ये छोटा बेस होगा। तो इसको हम लोन पेयर को नहीं सोचेंगे, इसके लोन पेयर को सोचेंगे। तो क्या हुआ भाई? तो कह रहा है कि ये लोन पेयर रिजोनेंस वाला है, यानी डीलोकलाइड है ना। रिजोनेंस में डीलोकलाइड लिख देते हैं, डीलोकलाइड रिजोनेंस इलेक्ट्रॉन है। ये भी इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइड है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइड नहीं है, लोकलाइड है। तो लोकलाइड जो होगा वो तो बड़ा बेस होगा ना। ये डीलोकलाइड है, चलो इसको हम डी नहीं लिखते हैं, ये डीलोकलाइड नहीं है। तो जो डीलोकलाइड नहीं है वो बड़ा बेस है, तो यानी 3 बड़ा बेस होगा। अब देखो अच्छी बात है कि ये दोनों हमारा डीलोकलाइड है, लेकिन यहां का जो डीलोकलाइजेशन है वह हेटेरो एटॉमिक मल्टीपल बॉन्ड है। हेटेरो एटॉमिक मल्टीपल बॉन्ड ये बड़ा एक्सेप्टर होता है होमो एटॉमिक मल्टीपल बॉन्ड से। यहां रिजोनेंस यहां भी है, यहां भी है, बट ये जो हमारा डीलोकलाइजेशन है ये है हेटेरो एटॉमिक डीलोकलाइजेशन। ये गुड डीलोकलाइजेशन होता है। और ये जो हमारा है ये होमो एटॉमिक डीलोकलाइजेशन है। देख रहे हैं ना, कार्बन कार्बन आइडेंटिकल के बीच डीलोकलाइजेशन है, तो ये होमो एटॉमिक डीलोकलाइजेशन है। तो ये क्या है? ये वीक डीलोकलाइजेशन है। तो जब ये अच्छा डीलोकलाइजेशन यहां होगा तो ये लोन पेयर को ज्यादा रिजोनेंस में सिमटेगा। जब ज्यादा रिजोनेंस में सिमटेगा तो ये कमजोर बेस होगा, ये बड़ा बेस होगा। फर्स्ट इज ग्रेटर देन सेकंड। अगला क्वेश्चन, नंबरिंग अपना कर लोगे क्वेश्चन में। दूसरा देखो, ठीक है। अब तुम ये देखो, इसमें कह रहा है बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगा। चलो सबसे पहले देखो कि रिजोनेंस कौन सा लोन पेयर रिजोनेंस जा रहा है, यानी डीलोकलाइड लोन पेयर कहाँ है, वह बेस नहीं होगा। देखो लोन पेयर यहां है, ये डीलोकलाइड नहीं है। एक अगर रिंग के अंदर लोन पेयर पाई दोनों हो तो लोन पेयर रिजोनेंस नहीं करता है, पाई रिजोनेंस करता है। पीछे जो रिजोनेंस का टॉपिक मेरा है उसमें हम बात किए हैं। रिंग में, इन रिंग क्या हो, पाई और लोन पेयर दोनों हो, तो लोन पेयर रिजोनेंस नहीं करता है। पाई करेगा, पाई रिजोनेंस में, ये रिजोनेंस में जाएगा। रिंग में एक पोजीशन पे, रिंग में एक पोजीशन पे लोन पेयर भी हो, पाई भी हो, तो हम तुमको पीछे बताए होंगे ब्रेड्स रूल वहां काम करता है। स्ट्रक्चर माने नॉन अलाउड स्ट्रक्चर बन जाते हैं। रिंग में एक पोजीशन पे पाई भी हो और रिंग भी हो, तो सर का कहना है कि पाई रिजोनेंस में जाता है बट लोन पेयर रिजोनेंस नहीं करता। तो यहां पे लोन पेयर हमारा क्या है, वो तो डीलोकलाइड है नहीं, यानी ये बेस होगा। अच्छा ये देखो, ये लोन पेयर तुम्हारा कैसा है, लोन पेयर एक सिंगल डबल, लोन पेयर एक सिंगल डबल, यानी ये डीलोकलाइड है, तो बेस नहीं होगा। जिसका लोन पेयर डीलोकलाइड होगा वो बेस नहीं होगा। ये देखो लोन पेयर पाई कहीं दूर तक नहीं है, रिजोनेंस करने के लिए पाई का होना जरूरी है। सिर्फ यहाँ लोन पेयर है, पाई नहीं है, तो ये डीलोकलाइड नहीं है। पाई रहेगा तभी डीलोकलाइड होगा, यानी रिजोनेंस करेगा। ये तुम्हारा बेस नहीं है। यहां भी लोन पेयर है, पाई नहीं है, तो ये भी हमारा डीलोकलाइड नहीं है, तो बेस नहीं है। तो सबसे कमजोर बेस जो तुम्हारा होगा वो तो सीए होगा।
चूंकि इसका लोन पेयर रिजोनेंस कर रहा है, डिलोकलाइड लोन पेयर है, रिजोनेंस कर रहा है, तो ये छोटा बेस होगा। ये तीनों हमारे अच्छे बेस होंगे। अब इन तीनों में देखो क्या बात है, इन तीनों में ये जो नाइट्रोजन है वह sp2 हाइब्रिडाइजेशन के पास है, ये नाइट्रोजन sp3 हाइब्रिडाइजेशन के पास है। यहाँ पाई बॉन्ड है ना, पाई से हाइब्रिडाइजेशन कम हो जाता है, एक पाई बॉन्ड है तो एक हाइब्रिडाइजेशन कम हो जाएगा। पाई नहीं है तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा, यहाँ पाई नहीं है तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा। अब ये बात सर बताए हैं कि sp3 और sp2 में sp2 कमजोर बेस होता है, sp3 बड़ा बेस होता है, तो ये तुम्हारा ए पीछे हो गया, ये दोनों आगे जाएंगे। इन दोनों में बात क्या है कि यहां पे देखो एक ऑक्सीजन ऊपर में बैठा है, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी नाइट्रोजन से ज्यादा होता है। अब ये क्या करेगा, माइनस ही करेगा, खींचेगा। तो सर बोले हैं एक्सेप्टर बेसिक स्ट्रेंथ को घटाता है। ऑक्सीजन बैठा है, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी नाइट्रोजन से ज्यादा होता है, खींचेगा, खींचेगा तो बेसिक स्ट्रेंथ घटाएगा, जो इसमें घटाने वाला नहीं है। तो बी का बेसिक स्ट्रेंथ डी से ज्यादा होगा। उतारो। देखो अगला क्वेश्चन है कि ये दिया गया है, ठीक है, ये x है और ये y है, इसमें बेसिक स्ट्रेंथ बताना है। दोनों में अगर तुम देख रहे हो तो इसका लोन पेयर डिलोकलाइड है, यानी रिजोनेंस कर रहा है। लोन पेयर एक सिंगल डबल, लोन पेयर एक सिंगल डबल, रिजोनेंस होगा। लेकिन ये रिंग में जहाँ पे लोन पेयर है वहीं पाई बॉन्ड है, तो रिंग में जिस पोजीशन पे लोन पेयर हो उसी पोजीशन पे पाई हो तो लोन पेयर रिजोनेंस नहीं करता है, यानी लोन पेयर तुम्हारा डिलोकलाइड नहीं है, मतलब रिजोनेंस नहीं कर रहा है। तो जो रिजोनेंस नहीं करेगा वह अच्छा बेस होगा, जो रिजोनेंस करेगा वह कमजोर बेस होगा। तो y का बेसिक स्ट्रेंथ x से ज़्यादा होगा। अगला क्वेश्चन देखो, देखो इसमें कह रहा है, अच्छा से देखना, बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगा। इसमें अगर तुम देख रहे हो तो इसमें तीनों में कंपेयर करना है, तो इन दोनों में कौन बड़ा बेस होगा, नाइट्रोजन बड़ा बेस होता है। इन दोनों में नाइट्रोजन बड़ा बेस होगा, क्योंकि ये पाई बॉन्ड है, लोन पेयर है, तो पाई बॉन्ड से लोन पेयर का बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा। पाई बॉन्ड से लोन पेयर, ये पाई बॉन्ड तो यूज्ड इलेक्ट्रॉन है और ये अनयूज्ड इलेक्ट्रॉन है। ये यूज्ड इलेक्ट्रॉन है, ये अनयूज्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ये बड़ा बेस होगा। इसमें यहाँ भी लोन पेयर है और यहाँ भी लोन पेयर है। ये लोन पेयर रिजोनेंस कर रहा है, लेकिन ये लोन पेयर रिजोनेंस नहीं कर रहा है। जब ये लोन पेयर रिजोनेंस करेगा तो ये बेस नहीं होगा। बेस कौन होगा, ये होगा। अब हमको देखना है कि इन तीनों में सबसे अच्छा बेस कौन है। इसमें दो जगह लोन पेयर था, देखो यहाँ भी था, यहाँ भी था। अब हम इन दोनों में सेट किए कि भाई अच्छा बेस कौन है, तो नाइट्रोजन का बेसिक नेचर ऑक्सीजन से ज़्यादा होता है, जो वो निकल गया। इनमें यहाँ लोन पेयर पाई, तो लोन पेयर पाई से बड़ा बेस होगा, क्योंकि ये अनयूज्ड इलेक्ट्रॉन है, ये यूज्ड इलेक्ट्रॉन है। अच्छा, यहाँ भी लोन पेयर, यहाँ भी लोन पेयर, तो दोनों जगह जब लोन पेयर है तो इस लोन पे ये जो लोन पेयर है ये रिजोनेंस नहीं, ये रिजोनेंस कर रहा है, ये रिजोनेंस नहीं कर रहा है। तो जो रिजोनेंस करेगा वह कमजोर बेस होगा, जो नहीं करेगा मजबूत बेस होगा। अब हम कन्फाइन कर लिए कि जो हमको रिलेट करना है इन तीनों में देखना है ऑर्डर। चलो अब हम देखेंगे कि भाई यहाँ क्या हो रहा है। अब ये जो लोन पेयर है ये रिजोनेंस में जा रहा है, यानी डिलोकलाइड है। लोन पेयर एक सिंगल डबल, ये लोन पेयर एक सिंगल डबल, ये भी रिजोनेंस में जा रहा है, यानी डिलोकलाइड है।
ये लोन पेयर एक सिंगल डबल, अच्छा इस पर तो हमको चर्चा करना नहीं है, इस पर चर्चा करना है, इसको देखना है। अब यहाँ पे क्या है, इधर से एक डोनर बैठ गया है, ये अपना लोन पेयर इससे रिजोनेंस कर रहा है ना, ये लोन पेयर एक सिंगल डबल इससे रिजोनेंस कर रहा है, तो डोनेट करेगा, इधर से डोनेट करेगा, तो डोनर तो बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ाता है। तो सबसे बड़ा बेस जो इन तीनों में होगा वह कौन होगा, वह सी होगा। उसके बाद कौन होगा, इन दोनों में देखो, इसमें हेटेरो खींच रहा है, इसमें होमो खींच रहा है, रिजोनेंस इसमें भी है, लेकिन हेटेरो खींच रहा है तो एक्सेप्टर बेसिक स्ट्रेंथ को घटाता है, तो ये वाला कमजोर होगा, ये ज़्यादा होगा, बी का ज़्यादा होगा और ए कमजोर होगा। आगे देखो, देखो अभी एक दो क्वेश्चन और देखो तो फ्रेश होगा। देखो इसमें जो बताना है, ये x है, ये y है और ये z है, इनमें बेसिक स्ट्रेंथ बताना है एक ही स्ट्रक्चर में। देखो यहाँ पे लोन पेयर, यहाँ भी लोन पेयर, यहाँ भी लोन पेयर। सबसे पहले देखो कि ये लोन पेयर रिजोनेंस कर रहा है, लोन पेयर एक सिंगल डबल रिजोनेंस हो रहा है, लोन पेयर एक सिंगल डबल रिजोनेंस हो रहा है। यहां पे लोन पेयर है लेकिन एक सिंगल डबल, रिजोनेंस करने के लिए लोन पेयर एक सिंगल डबल होना चाहिए। देखो जैसे नाइट्रोजन है ना, नाइट्रोजन पे लोन पेयर हो, एक सिंगल के बाद डबल हो तब रिजोनेंस जाएगा। नाइट्रोजन हो और उसी पर अगर हमारा क्या हो, डबल हो, तो फिर रिजोनेंस नहीं जाएगा। नाइट्रोजन पे जैसे लोन पेयर है तो लोन पेयर और फिर एक सिंगल डबल आएगा तब रिजोनेंस, लोन पेयर हो और वहीं पे डबल हो तो रिजोनेंस नहीं जाएगा। तो क्या कहा, कह रहा है लोन पेयर एक सिंगल डबल, इसमें रिजोनेंस किया, ये भी रिजोनेंस किया, लेकिन यहां पे जेड वाले को देखो कि यहीं पे लोन पेयर और वहीं पे पाई बॉन्ड है, तो यहां तो रिजोनेंस नहीं जाएगा, यानी ये वाला रिजोनेंस नहीं किया। तो सर का कहना है कि जो रिजोनेंस करेगा वह कमजोर बेस होगा, जो नहीं करेगा बड़ा बेस होगा। तो जेड तो तुम्हारा बड़ा बेस हो गया। अब इन दोनों में देखना है, अब इन दोनों में अगर तुम देख रहे हो तो इसमें हेटेरो यहां भी रिजोनेंस है, हेटेरो वहां भी रिजोनेंस है, लेकिन यहां का जो हेटेरो है ये ऑक्सीजन नाइट्रोजन से ज्यादा हेटेरो है, क्योंकि इसका तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी 3.5 है, इसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी 3.0 है। इसमें जो खींचने वाला बॉडी है नाइट्रोजन, वह ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है बनिस्बत ऑक्सीजन, ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है बनिस्बत नाइट्रोजन से, तो ये ज़्यादा खींचेगा वह कम खींचेगा। जब ये ज़्यादा खींचेगा तो खींचने वाला बेसिक स्ट्रेंथ कम कर देता है, तो ये कम होगा, यानी y ज़्यादा होगा और x कम होगा। समझ रहे हो ना, ये उतार लिया है। देखो अगला क्वेश्चन देखो, ये देखो, ये बहुत डेंजरस क्वेश्चन है ये। ए है, बी है, सी है, डी है। बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगा इसमें, ऑक्सीजन नाइट्रोजन में नाइट्रोजन बड़ा बेस, यानी इसके बारे में सोचना है। इसमें ये पाई है लोन पेयर, लोन पेयर बड़ा बेस, उसका लेना है। इसमें यहाँ पे लोन पेयर और यहाँ भी लोन पेयर, दोनों नाइट्रोजन है लेकिन ये नाइट्रोजन का लोन पेयर रिजोनेंस कर रहा है, ये नहीं कर रहा है, तो ये बेस नहीं होगा, ये वाला बेस होगा यानी इसको तुमको लेना है। इसमें क्या है, ये वाला लोन पेयर एक सिंगल डबल रिजोनेंस, लोन पेयर एक सिंगल डबल रिजोनेंस, तो ये वाला क्या होगा,
चूंकि रिजोनेंस कर रहा है तो बेस नहीं होगा, ये वाला लोन पेयर रिजोनेंस नहीं कर रहा है तो बेस होगा। अब देखो इसमें ये लोन पेयर, ये और इसका ये है, इसमें तुमको देखना है बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगा। अब देखो, अब ये सब में तुम देख रहे हो तो यहाँ पे इस लोन पेयर को ये क्या करने वाला है, ये डोनर है, रिजोनेंस करेगा, यहाँ पे धक्का देगा, इधर से भी डोनर है, रिजोनेंस करेगा, धक्का देगा, रिजोनेंस करेगा ना, ये इससे रिजोनेंस करेगा। तो पहले से लोन पेयर है, अब दो तरफ से रिजोनेंस करके धक्का दे रहा है, डोनेट कर रहा है, तो यहाँ पे दो डोनर है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लोन पेयर है और ये भी रिजोनेंस कर रहा है, यहाँ पे एक तरफ से डोनर है, रिजोनेंस करने वाला। ये वाला ठीक है, ये भी डोनर है, तो ये प्लस आई है, और ये डोनर क्या है, प्लस एम है, प्लस एम प्लस आई से बड़ा डोनर है, लोन पेयर प्लस एम डोनेट करता है, ये बड़ा डोनर, ये भी बड़ा डोनर। इसमें क्या है, एक्सेप्टर है, इसको ये खींच रहा है, एक्सेप्टर है, होमो एटॉमिक एक्सेप्टर है, और ये हेटेरो एटॉमिक एक्सेप्टर है। तो डोनर बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ाता है, इसमें दो डोनर है, डोनर बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ाएगा, एक डोनर, तो सबसे ज़्यादा तुम्हारा डी होगा, फिर सी होगा। हेटेरो एक्सेप्टर बड़ा एक्सेप्टर होता है, होमो थोड़ा सा कम एक्सेप्ट करता है, एक्सेप्टर बेसिक स्ट्रेंथ घटाता है, तो बी ज़्यादा होगा और ए कम होगा। उतारो। देखो बच्चे, अगला क्वेश्चन करा है कि ये दिया गया है, दूसरा ये है, ठीक है। दोनों में देखो कि बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगा, तो जो ये है वही ये ऊपर में है, लोन पेयर दोनों के पास है। लेकिन तुम देखो कि ये क्या है, ये 2 डिग्री एमीन है, और ये जो ग्रुप है ऑर्थो पे, दोनों तरफ ऑर्थो पे, ये हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम और अल्कीन, फिर अल्काइन, अल्काइन, साइनाइड और फ्लोरीन OH नहीं है। 2 डिग्री अमीन है, और ये जो ग्रुप है ये ह डॉट ट क और फ OH नहीं है। इसका मतलब है कि इसमें क्या होगा, SIR होगा, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रिजोनेंस होगा। यानी इसका मतलब ये हुआ कि ये लोन पेयर रिजोनेंस नहीं करेगा। स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रिजोनेंस का मतलब क्या है कि लोन पेयर फेल्स टू परफॉर्म रिजोनेंस, कि भाई लोन पे रिजोनेंस करने से असमर्थ है, नहीं करेगा, इसका लोन पे रिजोनेंस करेगा। यानी इसका लोन पे रिजोनेंस नहीं कर पाया, डिलोकलाइज नहीं हुआ, इसका लोन पे रिजोनेंस किया यानी डिलोकलाइज हुआ। जब ये लोन पे रिजोनेंस नहीं करेगा, इसका मतलब है कि बढ़िया बेस होगा, तो सेकंड अच्छा बेस होगा फर्स्ट से। देखो अगला क्वेश्चन, दूसरा ये है, तीसरा ये है, करा है कि बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा। देखो इसमें अगर तुम देख रहे हो तो तीनों में जो यहाँ है वही यहाँ पे है, वही यहाँ है। इसमें ये ग्रुप क्या करने वाला है, ये -M करेगा, रिजोनेंस से खींचेगा ये वाला। इसमें देखो ये नाइट्रो ग्रुप है, और ये ग्रुप मिथाइल जो है, अगर नाइट्रो के ऑर्थो पोजीशन पे, नाइट्रो के ऑर्थो पोजीशन पर अगर क्या हो, इनमें से इनको छोड़ के कोई भी ग्रुप हो तो SIR होगा, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रिजोनेंस होगा। इसका मतलब ये हुआ, जब ये होगा तो
ये जब स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रिजोनेंस होगा तो इसका प्लेनरिटी बदल जाएगा। जब ये प्लेनरिटी बदल जाएगा तो इसका मतलब है कि ये रिजोनेंस नहीं करेगा। इसी से ना रिपल्सन हो रहा है, ये स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रिजोनेंस हो रहा है। जब स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रिजोनेंस हो रहा है इसका मतलब है कि इसका प्लेनरिटी बदल जाएगा, प्लेनरिटी बदल जाएगा तो रिजोनेंस नहीं करेगा। अच्छा, इसमें रिजोनेंस करेगा। तो पॉइंट क्या हुआ कि इसमें ये रिजोनेंस नहीं करने वाला है, इसमें रिजोनेंस करने वाला है। तो अगर हम बेसिक स्ट्रेंथ की बात करें तो सबसे बड़ा बेस कौन होगा? सबसे बड़ा बेस हमारा 3 का होगा, क्योंकि इसमें माइनस आई तो करेगा, ये माइनस आई करेगा ना। उसके बाद क्या होगा? 2 का होगा, सबसे कम 1 का होगा। उतारो। अब देखो अगला क्वेश्चन, देखो कह रहा है कि ये एनिलीन है और ये क्या है? ऑर्थोटोल्विडीन है, यानी 2 मिथाइल एनिलीन है। और ये क्या है? 2,5 डाइमिथाइल एनिलीन है। इनमें तुमसे कह रहा है कि बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगा। तो इसमें बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा 1 का होगा, फिर 2 का होगा, फिर 3 का होगा। कह रहा है क्यों होगा भाई? ड्यू टू SIP फैक्टर, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन फैक्टर। अब इसको थोड़ा समझो क्या होता है। सबसे पहले पिछले लेक्चर में हम जब एसिडिक स्ट्रेंथ का बात कर रहे थे तो उसमें हम बात किए थे SIR। इसका पूरा नाम क्या बताए थे? स्टेरिक इनहिबिशन, इन बोलो चाहे ऑफ बोलो, रिजोनेंस। इसका मतलब होता है कि रिपल्सन से प्लेन बदल जाना। स्टेरिक मतलब बड़ा ग्रुप हो, इनहिबिशन रोकना, जिससे प्लेन का बदलना होगा। वहाँ पूरा हम समझाएंगे, लेकिन सिंपल मतलब इसका ये समझो कि स्टेरिक रिपल्सन से स्टेरिक रिपल्सन एग्जिस्ट करेगा, उससे क्या होगा? प्लेनरिटी बदल जाएगा। प्लेनरिटी क्या होगा? वैनिस्ट कर जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। इसलिए रिजोनेंस उसमें नहीं होगा। जैसे अभी तुमने देखा था इस वाले में, ये तुम्हारा 2 डिग्री एमीन था और यहां ग्रुप था। तो ये 2 डिग्री एमीन जो होता है उसके ऑर्थो पोजीशन पे दोनों साइड में, दोनों तरफ ऑर्थो में दोनों साइड में वो ग्रुप हो जो ह, ड, ट, क, क और फ, यानी हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, एसिटिलीन, साइनाइड, फ्लोरीन, OH, ये नहीं हो। ये नहीं हो। यहाँ पे तुमको बताए होंगे कि 2 डिग्री एमीन हो, चाहे नाइट्रो हो, चाहे तुम्हारा कीटोन हो, चाहे कार्बोक्सिलिक एसिड हो, चाहे ईस्टर हो। प्रीवियस लेक्चर में हम बात किए होंगे। इनमें से कोई हो और ऑर्थो पोजीशन पे कोई भी दुनिया का ग्रुप हो लेकिन ये नहीं हो, तो इन लोगों में होता क्या है? रिपल्सन होता है। इन लोगों में रिपल्सन होता है। उस रिपल्सन से प्लेनरिटी इन दोनों का बदल जाता है। जब प्लेनरिटी बदल जाता है तो स्ट्रक्चर नॉन प्लेनर हो जाता है। पहले प्लेनर था, रिपल्सन से उसका प्लेनरिटी बदल गया। जब रिपल्सन से प्लेनरिटी बदल गया तब वो नॉन प्लेनर हो गया। और रिजोनेंस होने के लिए प्लेनर होना जरूरी है। तो जब ये नॉन प्लेनर हो गया तो रिजोनेंस नहीं होगा। ये स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ प्रो रिजोनेंस बोलो या स्टेरिक इनहिबिशन इन रिजोनेंस बोलो, SIR। अब हम बात करने जा रहे हैं SIP, सिप। इसका पूरा नाम क्या है? इसका पूरा नाम है स्टेरिक इनहिबिशन इन चाहे ऑफ जो बोलो प्रोटोनेशन। प्रोटोनेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ प्रोटॉन। प्रोटोनेशन का मतलब क्या होता है? एडिशन ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन तो समझते हो H पर 1+।
प्रोटोनेशन यानी एडिशन ऑफ प्रोटॉन होने में इनहिबिशन रुकावट। स्टेरिक इनहिबिशन इन प्रोटोनेशन या स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन, यानी कह रहा है प्रोटॉन के एडिशन में रुकावट। अब ये देखो कहाँ पे होता है, ये सिर्फ ये वाला जो SIP जो हम बात कर रहे हैं, कह रहा है इट एग्जिस्ट ओनली इन एनिलीन। ये सिर्फ एनिलीन में होता है। एनिलीन का मतलब बेंजीन होना चाहिए, अब बेंजीन पर NH2 होना चाहिए। ये वाला स्टेरिक इनहिबिशन इन प्रोटोनेशन ये सिर्फ एनिलीन में होता है। और एनिलीन में इसका कहना है कि एनिलीन हो और एनिलीन पे ऑर्थो पे या तो हमारा राइट में हो, राइट वाले ऑर्थो पे, चाहे वो क्या हो वो लेफ्ट वाले ऑर्थो पे हो एनिलीन होना चाहिए, या क्या हो दोनों साइड में हो, या क्या हो दोनों तरफ हो। स्टेरिक इनहिबिशन इन प्रोटोनेशन में इसका कह रहा है स्टेरिक इनहिबिशन इन प्रोटोनेशन कहाँ होता है, एनिलीन में होता है। एनिलीन के ऑर्थो में हो या वो ऑर्थो राइट का हो चाहे लेफ्ट का हो या राइट लेफ्ट दोनों का हो। इनमें क्या होगा, इनमें इन लोगों में स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन होगा, यानी प्रोटॉन इसमें नहीं बैठेगा। क्यों नहीं बैठेगा, कैसे नहीं बैठेगा, उतारिए तो हम गप करते हैं, फिर हम समझाते हैं। उतारिए। अब देखो, अभी जो क्वेश्चन हम लिए थे, एक एनिलीन लिए थे और एक 2 मिथाइल एनिलीन लिए थे और एक लिए थे 2,5 डाइमिथाइल एनिलीन, यही ना लिए थे। इसमें कह रहा है हम लोगों का दिमाग जो कहता है कि भाई इसमें डोनर है प्लस आई बैठा है, इसमें 2 प्लस आई बैठा है, तो हम लोग का दिमाग कह रहा है कि भाई 2 प्लस आई है तो प्लस आई बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ाता है, तो सबसे ज़्यादा 3 का, फिर 2 का, फिर 1 का होना चाहिए, लेकिन ये गलत है। देखिए इसमें क्या है, आप H पर 1 प्लस को बैठाएंगे, लोन पेयर पे आके बैठेगा वो, तो यहाँ बैठा तो ये बना एडिशन ऑफ H पर 1 प्लस, इसको हम लोग कहते हैं प्रोटोनेशन, बैठ गया। इसमें जब हम H पर 1 प्लस को बैठाते हैं तो आके बैठता है, लेकिन थोड़ी परेशानी फील करता है, आके बैठ गया, NH3 प्लस बन गया, लेकिन होता क्या है कि इनमें रिपल्सन होता है, इनमें रिपल्सन होता है। उस रिपल्सन के कारण जब ये जाता है यहाँ बैठने तो ये मिथाइल इसमें, ये मिथाइल उसको बैठने से रोक देता है, रोकता है, रिपल्सन फील करता है, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, SIP कहते हैं, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन। इसमें क्या होगा, इसमें भी H पर 1 प्लस आ रहा है बैठने, लेकिन इसमें दाएं भी मिथाइल है बाएं भी मिथाइल है, तो अब ये जब दोनों है तो ये दोनों तरफ से रिपल्सन उसको क्रिएट करता है, और ये बैठता तो है लेकिन बहुत उलझन फील करता है अपने को। बात को समझ रहे हैं, ये बहुत उलझन फील करता है। यहां पे बड़ी आराम से बैठ गया, यहां तो बहुत आराम से बैठ गया, यहां पे ना दाहिने कोई है ना बाएं कोई है, बड़ा आराम से आके लोन पेयर पे बैठ गया। ये जब यहाँ लोन पेयर पे बैठा तो ये थोड़ा परेशानी क्रिएट कर रहा है, रिपल्सन क्रिएट कर रहा है, थोड़ा घूर रहा है, ये और परेशानी क्रिएट कर रहा है। तुम गांव में देखा होगा, गांव में लोग ठंडी के दिनों में आग लगाते हैं, जिसको हमारे यहाँ लोग घूर बोलते हैं, घूर। एक आदमी कोई आकर के उस घूर पे के पास बैठ गया, कोई परेशानी की बात नहीं है। अब मान लो एक आदमी यहाँ पे बैठा है और उसके बगल में कोई आदमी, ये आदमी आके यहाँ बैठा है, अब उसके बगल में आके बैठेगा तो इस आदमी का परेशानी, थोड़ा इरिटेशन ये फील करेगा। अब ये देखो ये क्या हुआ, इस घूर के पास, आग वाले के पास यहाँ भी आदमी बैठा है, यहाँ भी आदमी बैठा है, ये बीच में आके बैठ रहा है। दाएं बाएं आदमी आके बैठा हुआ है पहले से, और ये बीच में बैठ रहा है, तो ये दोनों आदमी क्या करेगा, ऐसे करेगा ना जी, अरे देखा होगा ना, ऐसे करता है ना, हाथ चलाता है ना वो आदमी, तो यहाँ बहुत परेशानी होगी उसको बैठने में।
तो यहाँ SiP काम किया, यहाँ भी SiP काम किया, लेकिन इसमें थोड़ा सा ज़्यादा काम किया। तो कह रहा है कि जो बेसिक स्ट्रेंथ तुम्हारा बनेगा सबसे ज़्यादा 1 का, फिर 2 का, फिर 3 का बनेगा। उतारो। अब देखो, अब हम देखने जा रहे हैं बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एमीन 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री और 0 डिग्री। 1 डिग्री एमीन समझ रहे हो, 0 डिग्री को बाद में हम ले लेंगे, पहले ये तीनों समझो। तो कह रहा है 1 डिग्री एमीन तुम्हारा ये हो गया, 2 डिग्री एमीन ये हुआ और 3 डिग्री एमीन ये हुआ। बहुत कंफ्यूजन बच्चे को होता है। इनका बेसिक स्ट्रेंथ जानने के लिए इसमें 3 फैक्टर्स काम करता है। कह रहा है कि हियर 3 डिफरेंट फैक्टर्स आर वर्किंग फैक्टर। इसमें 3 फैक्टर वर्क करता है। पहला जो फैक्टर वर्क करता है वह +I फैक्टर। +I फैक्टर में अगर तुम देखो तो ये तीनों में एक तुम्हारा कौन है, 1 डिग्री एमीन है, दूसरा है 2 डिग्री एमीन है, तीसरा 3 डिग्री एमीन है। तो +I फैक्टर तुम देखोगे तो इसमें एक बॉडी +I कर रहा है, इसमें 2 अल्काइल है तो 2 +I होगा, इसमें 3 अल्काइल है तो 3 +I होगा ना। तो +I फैक्टर कहता है कि जो बेसिक स्ट्रेंथ होगा वह सबसे ज़्यादा किसका होगा। +I बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ाता है तो सबसे ज़्यादा 3 का होगा, 3 डिग्री का, फिर 2 डिग्री का, फिर 1 डिग्री का होगा। ये +I फैक्टर है। दूसरा इसका कहता है कि सोल्वेशन फैक्टर। सोल्वेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ वाटर, एडिशन ऑफ H3O पर 1+, यानी वाटर का जुटना। अब इसमें अगर आप देखें तो 1 डिग्री एमीन, फिर 2 डिग्री एमीन, फिर 3 डिग्री एमीन। जब ये वाटर लेगा H3O पर 1+, तो ये ऐसा बनेगा। H पर 1+ आएगा, अब फिर साइड से वाटर आएगा। वाटर कहाँ आएगा, वाटर इससे हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, हाइड्रोजन नाइट्रोजन से है तो हाइड्रोजन से वाटर जुट जाएगा, ये वाटर जुट गया। यहाँ पे हाइड्रोजन जुटेगा, वाटर जुटेगा, एक यहाँ जुटेगा। चूंकि यहाँ पे जो बॉन्ड ज़्यादा बॉन्ड बन रहा है, यहाँ सोल्वेशन अधिक हो रहा है। पहले देख लीजिए, सबका पहले बना देते हैं तो आपको समझ में आएगा। अब हम 2 डिग्री का बात करें, ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री और ये 3 डिग्री। अब 2 डिग्री का बात करें, इसमें जब हम H3O पर 1+ दिया तो ये बनाया, H पर 1+ लोन पेयर के पास बैठ गया और एक वाटर यहाँ जुट जाएगा और दूसरा वाटर यहाँ जुट जाएगा। समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पे 3 जगह वाटर जुटा, तो यानी 3 जगह जब बॉन्ड बनेगा तो ये जितना बॉन्ड बनता है उतना ही ज़्यादा स्टेबल होता है। तो यहाँ 3 जगह सोल्वेशन हुआ, यहाँ 2 सोल्वेशन हुआ। इसमें आइए थोड़ा देखते रहिएगा अच्छे से। इसमें अगर आप H3O पर 1+ करते हैं तो ये बनेगा, H पर 1+ लोन पेयर के पास बैठ जाएगा, एक वाटर यहाँ होगा। अब आप तीनों में आप देखें सोल्वेशन वाले में, तो यहाँ पे चूंकि सोल्वेशन ज़्यादा हो रहा है, वाटर का ज़्यादा जुटना हो रहा है, यहाँ पे इस वाले में, पहला वाले में मोस्ट सोल्वेशन
जब मोस्ट सोल्वेशन होगा तो ये मोस्ट स्टेबल होगा, ज़्यादा बॉन्ड बन रहा है, बॉन्ड बनने से स्टेबिलिटी बढ़ता है। उससे कम सोल्वेशन, 2 सोल्वेशन हो रहा है तो यहाँ मोर स्टेबल लिख लीजिए। मोस्ट सोल्वेशन है, इसको थोड़ा मोर सोल्वेशन लिखिए। तो मोस्ट सोल्वेशन से मोस्ट स्टेबल है, मोर सोल्वेशन से मोर स्टेबल। और इसमें क्या लिखिए, इसमें लेस सोल्वेशन लिखिए, तो ये क्या होगा, लेस स्टेबल। जब इस वाले में जब ज़्यादा स्टेबल बन रहा है तो इसका मतलब है कि इसको H पर 1+ पकड़ने का टेंडेंसी ज़्यादा होगा। इसमें ज़्यादा पकड़ेगा, इसमें कम पकड़ेगा, इसमें और कम पकड़ेगा। तो जितना ज़्यादा H पर 1+ पकड़ेगा उतना ही बड़ा बेस होगा। तो सोल्वेशन फैक्टर का कहना है कि बेसिक स्ट्रेंथ जो हमारा होगा सोल्वेशन का, इसका कहना था 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। इसका कहना है 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। ठीक है, उतारिए। अब देखिए, तीसरा जो हमारा फैक्टर होता है वो है स्टेरिक फैक्टर। स्टेरिक फैक्टर अगर आप देखते हैं तो इसमें ये है, ये है 3 डिग्री, ये है। इसमें जो H पर 1+ बैठेगा तो एक ग्रुप रोकने वाला है, इसमें जो H पर 1+ बैठेगा तो 2 ग्रुप रोकने वाला है, और इसमें जब H पर 1+ बैठेगा तो 3 आदमी रोकने वाला है। स्टेरिक फैक्टर का कहना है कि बेसिक स्ट्रेंथ जो जाएगा वो सबसे ज़्यादा 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री। यानी तीनों इफेक्ट जो कह रहा है, अगर उसमें 3 इफेक्ट जो हम लोगों ने पढ़ा, पहला जो इंडक्टिव इफेक्ट जो कह रहा है आई इफेक्ट, वो कह रहा है कि सबसे ज़्यादा 3 डिग्री का, फिर 2 डिग्री का, फिर 1 डिग्री का। दूसरा हमारा सोल्वेशन इफेक्ट क्या कह रहा है, सोल्वेशन इफेक्ट कह रहा है 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री। तीसरा स्टेरिक इफेक्ट क्या कह रहा है, स्टेरिक इफेक्ट कह रहा है 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। अब देखिए, इसमें डोमिनेंट 2 आदमी है, ये वाला अलग ऑर्डर बता रहा है, ये दोनों अलग ऑर्डर बता रहा है, ये दोनों एक ऑर्डर, ये अलग ऑर्डर। अब ये तीनों को लेकर के अगर हम बात करते हैं, ये तीनों काम करता है। अब ये तीनों को लेकर बात करते हैं तो ऑर्डर कुछ ऐसा निकलता है। उतारिए तो बात करते हैं। अब देखो, अब हम लोग कि वी टेक के ऑल इफेक्ट या कंबाइन ऑल इफेक्ट्स, सब इफेक्ट को लेते हैं तो ऑर्डर इस प्रकार आता है, ऑर्डर इज एच, इस प्रकार आता है। अब इसमें देखिएगा, अगर अल्काइल जो है वह इथाइल हो, अल्काइल इथाइल हो, तो ऑर्डर आता है बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री, फिर 1 डिग्री। इथाइल का मतलब क्या होगा, ऑर्डर कैसा बनेगा, आपका C2H5, फिर नाइट्रोजन, फिर C2H5, इससे कम आपका C2H5, नाइट्रोजन, C2H5, फिर C2H5, उसके बाद 1 डिग्री यानी C2H5 NH2। इथाइल अगर आर के जगह पे इथाइल हो तो 2 डिग्री, 3 डिग्री, 1 डिग्री। अच्छा, अगर हमारा आर के जगह पे क्या हो, आर के जगह पे अगर हमारा मिथाइल हो तो देन बेसिक स्ट्रेंथ जो हमारा होगा वो ऐसा होगा, 2 डिग्री, 1 डिग्री, 3 डिग्री। यानी ऐसा होगा CH3 NH CH3, उसके बाद CH3 NH2, उसके बाद कौन होगा CH3 N CH3 CH3। ये अब देखो, इसको याद करने का क्या तरीका है, इसको कैसे हम ट्रिकली दिमाग में रखेंगे। तुम देखो, इंडक्टिव कहा था, इंडक्टिव कहा था कि 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री,
और सोल्वेशन कहा था 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, स्टेरी कहा था 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। इसमें सबसे अच्छा पोजीशन कौन बना के रखा है? 2 डिग्री। सब में वो बीच में है, सब में वो आगे है। जैसे 3 डिग्री यहाँ आगे थे, देखिए पीछे चले गए हैं, एक जगह आगे 2 जगह आप पीछे हैं, तो उतना तो आगे नहीं माना जाएगा। लेकिन 2 डिग्री अपना जहाँ पे है उतना अवस्था बना के रखा है, तो आप ट्रिकली जो बनाइए वह 2 डिग्री को आगे रख लीजिए हमेशा। थोड़ा ट्रिक हम आपसे गप करना चाहते हैं। अब आइए 2 डिग्री। अब यहाँ पे 2 ग्रुप हमारे पास है, एक बड़ा ग्रुप है, एक बड़ा है और एक छोटा है। बड़ा में इथाइल है ना, और छोटा में मिथाइल है। अच्छा, एक तो आपको एक बड़ा है एक छोटा है। बड़ा में बड़ा को आगे कीजिए, यानी 3 डिग्री 1 डिग्री। ये तो बड़ा आगे रहेगा ही, और छोटा में छोटे को आगे कीजिए, 1 डिग्री फिर 3 डिग्री। नहीं समझे क्या? अरे भाई 2 डिग्री को तो आगे रखना है, 2 डिग्री हमेशा बीच में अपना कांस्टेंट पोजीशन लिया, उसको आगे कर दीजिए। इथाइल चूंकि बड़ा है तो 3 1 से बड़ा ना होता है भाई। नंबर में न्यूमेरल में 1 2 3, 3 बड़ा है तो 2 को तो हमेशा आगे रखिए। जब इथाइल डिमांड करेगा तो आपको क्या करना होगा? इथाइल बड़ा है मिथाइल से, तो ये बड़ा आगे, 3 आगे 1 पीछे। अब मिथाइल छोटा है तो छोटा आगे बड़ा पीछे, क्योंकि 1 आगे 3 पीछे। अच्छा, ये जितना भी बात हम किए हैं, ये जितना भी ऑर्डर पढ़े हैं, ये सब आपका किस में है? इन एक्वस फेज। ये बात दिमाग में रखिएगा। ये जो भी हम इरेगुलर ऑर्डर लिखे हैं वो एक्वस फेज का लिखे हैं, यानी वाटर के अंदर का लिखे हैं। अब 2 और क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब वो देखिए क्या है, उतारिए। अब देखो, आपसे पूछा जाएगा बेसिक, फाइनल गप कर रहे हैं, बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एमीन इन एक्वस फेज। तो उसमें आपको R के जगह पे अगर CH3 दिख गया तो आप क्या करेंगे? 2 डिग्री छोटा 1 डिग्री, छोटा है तो छोटा आगे 3 डिग्री पीछे। R के जगह पे अगर हमारा दिख गया कौन? इथाइल, तो 2 डिग्री का तो आगे रखना ही है। फिर उसके बाद आपको बड़ा में बड़ा आगे छोटा पीछे। अगर बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एमीन ले रहा है और वो पूछ रहा है इन गैस फेज, तो ये बहुत आसान है। गैस फेज वाले में हमेशा 3 डिग्री फिर 2 डिग्री फिर 1 डिग्री। ठीक है। अच्छा, कभी कभी क्वेश्चन ऐसा करेगा कि आपको अमोनिया भी ऐड कर देगा। कभी कभी आपको देगा, एक दे देगा अमोनिया 1 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन, 3 डिग्री एमीन, अब 0 डिग्री एमीन, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। इसमें कहा कि बेसिक स्ट्रेंथ बताइए इन गैस फेज। गैस फेज बताइए तो हम क्या बोलेंगे? ये वाले का 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री 0 डिग्री। ये वाला 0 डिग्री का है, ये 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, 3 डिग्री है। फिर कह रहा है बेसिक स्ट्रेंथ बताइए किस में? वह कह रहा है इन एक्वस फेज। अब एक्वस फेज में इरेगुलर ऑर्डर है, उसमें अल्काइल देगा R। तो R देगा तो आप क्या करेंगे? अब देखेंगे R हमारा क्या है, मिथाइल है कि इथाइल है। अगर इसमें बेसिक स्ट्रेंथ एक्वस फेज में कह रहा है और R बराबर हमारा क्या है, मिथाइल है, तो क्या होगा? सबसे ज़्यादा 2 डिग्री फिर 1 डिग्री फिर 3 डिग्री फिर 0 डिग्री। और बेसिक स्ट्रेंथ फिर पूछ रहा है एक्वस फेज में और R बराबर क्या है, इथाइल है। तो इसमें क्या होगा? 2 डिग्री 3 डिग्री 1 डिग्री फिर 0 डिग्री।
तो बच्चे ये बेसिक स्ट्रेंथ समाप्त हो गया। उम्मीद करते हैं आपको ज़िंदगी में कभी प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है ना। तो खूब अच्छे से पढ़ाई करें, जो दिक्कत होता है उसको वीडियो को थोड़ा बैक करके देखें। फिर भी अगर नहीं समझ में आता है तो कमेंट करेंगे, तो फिर हम उसको बता देंगे। ठीक है, ओके।